नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी वीडियो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे पर होने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम सीधा अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को समझने से मतलब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज रिलेटेड टू द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों सिंपल सी बात है, नियमों का और कानूनों का समूह जो कि एक शासन व्यवस्था, एक देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। ऐसे नियम देश की, अगर मैं हिंदी में इसको पूरा कन्वर्ट करूं तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी नियम कानूनों का जो समूह होता है उसको हम संविधान कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। इसी संविधान के वजह से हमारे सरकार को क्या मिलती है? सोवरेनिटी मिलती है। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि हमारी सरकार खुद पर निर्भर है, किसी और पर या किसी बाहरी शक्ति पर या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। तो इस संप्रभुता के आधार पर जो भी मतलब जो भी हमारी सरकार हमारे लिए कानून बनाती है हम उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। इसका बच्चों अगर एक रीजन दिया जाए तो अगर मैं सोवरेनिटी के बारे में बोलूं कि सोवरेनिटी कैसे हेल्प करती है कि हम उनको एक तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है तो हम उसको फॉलो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ आवर ओन, मतलब हमारी जो निर्भरता है हम पर ही होगी। ठीक है, हमारी किसी और पर, हम किसी और पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों सोवरेनिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, जब हमारी सरकार, हमारी खुद की चुनी हुई सरकार, मतलब जैसे इंडिया के अंदर हम सरकार चुनते हैं और वही सरकार क्या करती है? लॉज बनाती है। तो अगर जैसे मान लो हमने चुना नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अगर हम उनको चुन रहे हैं और जो कानून है वो कोई और बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि भाई हमारे देश में कोई सोवरेनिटी नहीं है, मतलब हमारे देश में संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जिसको हम चुनेंगे वही कानून बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम सोवरेनिटी। ठीक है दोस्तों, अब इस सोवरेनिटी की वजह से जिसको हमने चुना है वही कानून वही नियम बना रहा है। तो फिर इसमें क्या करते हैं? जो पीपल मतलब हम लोग, सब लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली उन लॉज को फॉलो करते हैं। अब ये लॉज कहाँ पर होते हैं? ये हमारे लॉज सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमने बताया कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज, ठीक है, नियम और कानूनों का समूह ही संविधान कहलाता है, किसी भी देश का समझ लो। ठीक है, अब जो संविधान होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है लिखित संविधान जिसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इजी है बच्चों बहुत ज्यादा। कोई भी ऐसा संविधान जो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं लिखित संविधान। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा इट इज डेफिनेटली मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, अमेरिका, जापान। जैसे बच्चों भारत का जो संविधान है वो भारत की संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब संविधान सभा ने अगर हमारा संविधान बनाया तो हमारा भारत का संविधान क्या होगा? लिखित संविधान होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में या फिर इस संविधान के बारे में आगे चलकर और पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इसके सेकंड टाइप पे पढ़ें, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। तो बच्चों सबसे पहले इसके बारे में समझें कि इसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नहीं बनाया जाता। ठीक, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको नहीं बनाती। तो चलती कैसे है? ये चलती है एविडेंस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब जो पुराने रीति रिवाज है उसके एविडेंसेस से, प्लस लॉज पास्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर कोई भी कानून अगर पास किया हो समय समय पर, या फिर लास्ट में कोई भी अगर डिसीजन लिया हो। मेनली ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है मैक्सिमम जो होते हैं मोनार्की में होते हैं, मतलब राजतंत्र में होते हैं, जहां पर जो कानून है वो या तो वो पुराने चलते हुए आ रहे होते हैं, जहां पर हमने बोला एविडेंस ऑफ ट्रेडिशन, या फिर जैसे उन्होंने कोई कानून पास किया किसी टाइम पर टाइम टू टाइम तो उस कानून को वो अपना संविधान बना लेते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट कोई अगर निर्णय लिया किसी राजा ने तो उसमें भी हम इस तरीके से हम इस रूल को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, और लास्ट में अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल पढ़े तो इजराइल भी इसका एक एग्जाम्पल है। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कार्य। तो संविधान का सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? इट एस्टैब्लिश 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, अब
संविधान ही हमारे सरकार के विभिन्न अंगों को क्या करता है बच्चों, एक तरीके से इसको स्टैब्लिश मतलब इनकी स्थापना करता है। किनकी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना जो है वो हमारा संविधान करता है। अब दूसरा काम क्या होता है, ये जो हमने तीनों ऑर्गन, इनको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंग। तो ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी पावर्स, इन तीनों ऑर्गन्स की पावर प्लस इनके लिमिट्स, पावर प्लस लिमिट्स दोनों को ही कौन बताता है? हमारा संविधान एक्सप्लेन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स ऑफ दिस ऑर्गन, पावर्स ऑफ दिस ऑर्गन्स एंड लिमिट्स ऑन देयर ड्यूटीज। मतलब उनकी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्लस अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उन कामों की जो लिमिट्स है, जिससे वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, तो उन पावर्स को ही जो पावर है उन पर लिमिट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डालता है। अगला क्या है? इट रेगुलेट्स द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स एंड देयर रिलेशन विद द पब्लिक। तो तीसरा काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये जो तीनों ऑर्गन्स आपने देखे, इन तीनों ऑर्गन्स के जो आपस के रिलेशन है, ठीक है, उसके साथ साथ के इन ऑर्गन्स के जनता के साथ, पीपल के साथ जो रिलेशन है, ये सब भी कौन रेगुलेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सब भी कौन हमें बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब इनके आपस के रिलेशन कैसे हैं दोस्तों? जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पावर, ठीक है, हाँ, पावर शेयरिंग में जब आपने क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेगी, वहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम के थ्रू ही, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पावर शेयरिंग की वीडियो जाके देखना, लास्ट वीडियो में बताया हुआ मैंने। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम के थ्रू क्या करता है? इनका आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है, मतलब इन तीनों का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनका आपस का रिलेशन रहता है। फिर ये जब भी अपनी पावर्स का या अपनी ड्यूटीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो जनता के लिए करते हैं, जिससे उनका रिलेशन क्या रहता है? जनता से भी रहता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम जरूर आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी पावर शेयरिंग की, जो मेरा लास्ट 3rd पार्ट था, उसमें आप जरूर उसको देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि इनके आपस में रिलेशन क्या है चेक एंड बैलेंस सिस्टम के थ्रू। और लास्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करता है? हम लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल नेचर, बिलीफ एंड एस्पिरेशंस की जो हमारी एक तरीके से जरूरतें हैं, इन सब चीजों को लेकर वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मतलब संविधान ही हमारी सारी जरूरतों को, अब ये इनको अगर आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप इसको सिंपल करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। प्लस जिससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स एनार्की, मतलब जिससे अराजकता नहीं होती। एनार्की का मतलब होता है कि जब लोग सरकार में विश्वास करना छोड़ दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं, ठीक है। तो एनार्की कब आती है? जब जनता और सरकार हमारे हिसाब से ना चले, मतलब जब जनता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, किससे? सरकार से। तब क्या करते हैं? जनता सरकार से या हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम या फिर हमारा जो संविधान होता है उसमें विश्वास करना छोड़ देता है। ऐसे पॉइंट, मतलब ऐसी चीज को हम कहते हैं एनार्की। तो मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा, ठीक है, तो हमारे देश में कभी भी अराजकता या फिर इंग्लिश में कहें तो एनार्की नहीं आती। मतलब एनार्की को बचाता है। इट प्रिवेंट्स एनार्की, मतलब अराजकता को बचाता है, इसका कहने का मतलब ये। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों संविधान की हमें जरूरत सबसे पहले क्यों होती है? अब जैसे सबसे पहले देखो मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्सिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डाइवर्सिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेबल करता है, मतलब समाजों के बीच में क्या करता है? तालमेल बनाता है। अब तालमेल कैसे बच्चों? चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अब आपने देखा होगा इंडिया में कितनी आबादी है, आपको पता है 150 करोड़ के आसपास है। अब इस आबादी में कितनी सारी सोसाइटीज हैं, होंगी आराम से बहुत सारी। अब इन बहुत सारी सोसाइटीज के जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशंस है, जो भी इनके रूल्स हैं, सारी चीजें क्या है? अलग अलग हैं। फिर भी आप देख रहे हो ये सारे एक ही देश के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर। अब ये सब क्यों रह रहे हैं बच्चों? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की वजह से रह रहे हैं, क्योंकि संविधान क्या करता है? इन्हीं सारे लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल बनाने की कोशिश करता है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट क्या करता है कि इट बिल्ड ट्रस्ट अमंग पीपल। अब क्या करता है बच्चों कि हमारा जो ट्रस्ट, मतलब एक तरीके से हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो विश्वास है सरकार और यहाँ के लोगों के बीच में रहे। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब कॉन्स्टिट्यूशन जो पास होता है, इसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं कि जो संविधान है वो हमें बेसिक
राइट्स या बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसे नियम हमें देता है जो हमें एक तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इन जरूरी नियम कानूनों की वजह से क्या करता है कि लोग आपस में क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, मतलब आपस में भी प्लस सरकार के साथ भी। क्यों? क्योंकि सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करते हैं, हमें बेसिक रूल्स और बेसिक लॉस प्रोवाइड कराते हैं, जिस वजह से हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों कि हु विल हैव द पावर ऑफ द फाइनल डिसीजन। ये हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड दिस, कि किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी, ये हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है दोस्तों। ठीक है, फिर लास्ट में हमने देखा कि सरकार जो है वो कैसे बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फिर उनके पास पावर कितनी होगी, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या बताया मैंने? 3 चीजें बताई कि फॉर्मेशन मतलब सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, और तीसरा सरकार के ऊपर लिमिटेशंस किस तरीके से लगाई जाएगी। ये सब का सब हमें कहां पता लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन में पता लगता है, जिससे सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, या फिर सरकार आराम से घर पे ना बैठे, अपना काम भी करे, और काम अगर कर रही है तो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। ये भी हमें कहां पता लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन में पता लगता है। ठीक है बच्चों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक और चीज के लिए, किसके लिए? जस्टिस सोसाइटी के लिए। जस्टिस सोसाइटी जो है बच्चों यहाँ पर जस्टिस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मतलब न्यायपूर्ण समाज के लिए हमें संविधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर संविधान नहीं होगा तो आप देखेंगे कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा, कोई भी किसी को मारेगा पीटेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा करेगा, कैसी भी चीजें नहीं हैंडल हो पाएंगी। तो फिर क्या होगा? जो न्यायपूर्ण समाज होगा उसकी स्थापना नहीं हो पाएगी। तो जस्ट सोसाइटी के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए भी संविधान की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से चलती है और मतलब किस तरीके से आई, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट होगा और ये हमारे जनरल नॉलेज को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया दिया, आइडिया मतलब फिलॉसफी, प्रॉपर एक आइडिया जिसने दिया वो कौन था? सर हेनरी मेन। कौन था? सर हेनरी मेन। इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमें आइडिया और थ्योरी दी प्रॉपर तरीके से, जैसे बाकी के थिंकर्स की होती है, कार्ल मार्क्स हो गया या महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, BR अम्बेडकर हो गए, पेरियार हो गए, इन सब की जैसे थ्योरी रहती है अलग अलग, वैसे ही सर हेनरी मेन ने सबसे पहली बार थ्योरी दी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हालांकि इससे पहले हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गया था, जो कि कब था? 1786 में। सर हेनरी मेन ने 19th सेंचुरी के अंदर ये फिलॉसफी पूरी तैयार की थी। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में बना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पूरे वर्ल्ड में फॉर्म हुई, वो कहाँ पर हुई? फिलाडेल्फिया में। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है? फिलाडेल्फिया एक स्टेट है अमेरिका की, वहां पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1786 में। और इस समय अमेरिका के अंदर 13 स्टेट्स है, आज के टाइम पे 52 स्टेट्स है, लेकिन उस समय 13 स्टेट्स थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है दोस्तों, अब इसके तुरंत बाद फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई कि अब 1789 में। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जब थर्ड स्टेट ने अपने आप को अलग कर दिया था, तो एक उन्होंने असेंबली बनाई थी। उस असेंबली का नाम था नेशनल असेंबली। इसी नेशनल असेंबली ने अपने सारे रूल एंड रेगुलेशंस का सेट बनाया और वो पेश किया राजा के आगे। राजा ने नहीं माना तो उसने फिर उसके बाद क्या हुआ? रेवोल्यूशन हो गया। तो 1789 में यहाँ पर क्या हुआ? सब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई फ्रांस के अंदर। किसके अंदर? फ्रांस के अंदर। और इसमें इसी के तहत पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का। कब? 1793 में, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करते हैं। ठीक है, होप आप सबको समझ आएगा। और हाँ दोस्तों, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि 11th क्लास का चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज्यादा होती है। आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाएं। कुछ नोट्स मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बनाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में इन सारे पॉइंट्स को एलेबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 11th क्लास में हो चुके हो। 9th और 10th की मार्किंग स्कीम यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा और एग्जैगरेट करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा। नमस्कार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके करे बिना मत जाना, और बाकी दोस्तों में शेयर करना। 11th क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।